हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है आपका हिस्ट्री की, उसको हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। और इसी में आपका चैप्टर नंबर 10 है आपका नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे आपके साम्राज्यों के विषय में, कुछ आपके राज्यों के विषय में हम लोग उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि आपका राज्य और साम्राज्य के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस हैं और हमारी बुक हमको क्या समझाना चाहती है और हमको अतीत के बारे में जो आपकी घटना हुई है वो हमको किस प्रकार से आपका विवरण हमको प्राप्त कराएगी। इस विषय को हम लोग आपका देखेंगे। देखिए चैप्टर ये रहा हमारे समक्ष, नए साम्राज्य और राज्य। और जैसा आपको पता है कि जब भी कोई हम लोग चैप्टर आपका प्रारंभ करते हैं तो चैप्टर प्रारंभ करने से क्या होता है कि हम लोग हर एक चैप्टर को एक स्टोरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं ताकि एक स्टोरी हमको मिले और उस स्टोरी को हम लोग समझ पाएँ कि मेनली इस स्टोरी की भूमिका क्या है और उसी से हम लोग अपने चैप्टर को क्या करते हैं आपका रिलेट करके उसको पढ़ते हैं। देखिए, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटकों में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। कह रहे कोई आपका तुम जैसा विद्यार्थी है, नाम है अरविंद, और क्या हो गया, जो स्कूल में नाटक होते हैं वो खेल में उसका नाम किसके लिए चयनित हो गया? राजा के लिए, कि नाटक में राजा का पात्र अरविंद होगा। उसने सोचा था कि वह रेशमी वेशभूषा में मूंछों पर ताप देते हुए स्वयं पहले कागज की लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चलदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया हो कि उसे बैठाकर बीणा भी बजानी होगी और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, सोचो। अरविंद सोचने लगा। अब वो तो सोच रहा था कि तुम वेशभूषा पहनेगा, हाथ में तलवार लेगा, चमचमा की चहल पहल करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक राजा को आपका बीणा भी बजानी होगी और एक राजा को कविता भी पढ़नी होगी, एक राजा संगीतकार भी हो सकता है, संगीतज्ञ भी हो सकता है। ये सब चीजें उसने आपका नहीं सोची थी। देखिए, अब जैसा कि आपका चैप्टर चलता है, क्या बताती है प्रस्तुतियां। अब देखिए प्रस्तुतियां का, आप देखिए कोई लेख, अभिलेख, किसी के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है उसकी हम लोग आपका बात कर रहे हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। बच्चों किसकी? ध्यान देखिए, गुप्त जो आपका वंश था उस वंश का राजा था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की जो भूमिका थी, जो रोल था, उसको अरविंद क्या करना था, उसको फॉलो करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदवाए एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। कह रहे कि हमें इन सब चीज का पता लगता है जो अशोक का अभिलेख है, उस अशोक के अभिलेख में ही आपका क्या मिलता है, समुद्रगुप्त की एक रचना के विषय मिलता है, जिसको आपका उनके कवि भी थे और मंत्री भी थे, हरिसेन, एक उन्होंने काव्य रूप में लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए जो हरिसेन जो आपके कवि थे और जो आपके मंत्री भी थे, ये किसके दरबार में थे बच्चों? आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। प्रस्तुतियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, आप लोगों ने गौतमी सात पुत्र जो थे कर्णी, आपने उनकी प्रस्तुतियों के बारे में पढ़ा और देखा था। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। कह रहे जो गुप्त काल था, इस गुप्त काल में जो इसका महत्व था वो और भी बढ़ गया था। ठीक, समुद्रगुप्त की प्रस्तुतियां
अब देखिए, जो प्रशंसा होती है, प्रशंसा में ही किसी की प्रस्तुति जो है वो आपका लिखी जाती है। जैसे कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशंसा में लंबे वाक्य दिए गए हैं। यह वैसे ही एक वाक्य है का अंश दिया गया और कह रहे हैं ये वैसा ही है जैसे एक वाक्य का कोई अंश आपको मिल जाता है, उसी अंश की तरह ये चीज आपको दी गई है। ठीक। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर मैदान की तरह कठोरों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, छेदों, तलवार, लोहे की गर्दन, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घाव दाग से भरे हो जाने का अत्यंत सुंदर दिखता था। कह रहे एक ऐसा योद्धा था जिस पे बहुत सारे आपके कुल्हाड़ियों के, तीरों के, भालों के, इन सब के निशान थे। ठीक। और इसके बाद भी जो उसका शरीर था वो आपका बहुत सुंदर दिखता था। अगर तुम मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 को गौर से देखोगे तो आगे पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये कह रहे चित्र मिलेगा, अभी हम लोग उसके नीचे देखेंगे, उसमें बताया गया। देखिए, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। अब देखिए, हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशेन जो कवि हैं, जो मंत्री है, जो नीतियां हैं, ये उनके बारे में कुछ आपका वर्णन करते हैं। उसको देखिए क्या लिखते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्या किया है कि हरे रंग का जो आपका क्षेत्र है आर्यवर्त, ये वो क्षेत्र है जिन्हें आपका समुद्रगुप्त ने आपका 9 शासकों को हराया था। ठीक। और जिन्हें हराकर कहाँ मिलाया? अपने साम्राज्य में। इसके बाद है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र के लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सबको हरा जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने फिर शासन करने की अनुमति दे दी कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया, और इस आत्मसमर्पण के कारण ही उन्होंने उसको अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिमी के कई गण या संघ अध्याय 5 याद आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए तो पार लाते थे, उनका आज्ञाओं का पालन करते थे, आज्ञाओं का, तथा उनके दरबार में क्या थे, उपस्थित होते हुए थे। चौथा देखिए, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे किया। अब देखिए, बीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुण सिक्कों पर भी आपको दिखाई देंगे। जैसे कि इन सिक्कों में बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, ये बीणा बजा रहा है और ये समुद्रगुप्त का सिक्का है। देख लिया। मानचित्र में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम, और अब तो पुराना क्या, अब तो वर्तमान में यही कर दिया आपका प्रयागराज, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना ढूंढो, ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यवर्तों तथा दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, इसके पीछे तुम कई कारण आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, मानचित्र दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वाला मानचित्र हम लोगों को पलटा बार नहीं देखना है, क्योंकि ये वर्तमान का भारत मान जो है परिप्रेक्ष्य उसको दिखाए। देख रहे हो बच्चों?
थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वल्लभी, भरूच, सातवाहन, अजंता, एलोल, अमरावती, चालुक्य, देखिए महाबलीपुरम, अरिकमेडु, पुरहा, पांड्य, मदुरई, चेर, चालुक्य, सबको दिखाया गया। ये रही बंगाल की खाड़ी। और देखिए रेड रेड बिंदु, कुछ आपके ग्रीन कलर से जो है, ये कुछ दूसरा कलर है। ये क्या थे? बाह्य राज्य, ये भीतरी, और ये आर्यवर्त। और ब्लैक कलर से जो पॉइंट है ये नगर है, और रेड से है गुप्त शासन द्वारा आपका जीते गए नगर। इनको सबको जीता है नगरों को गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। देखिए बात करेंगे जो आपकी वंशावलियां हैं उन पर। अधिकांश प्रशस्तियों शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्तियां में भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराजा, महाराजा। अब देखिए सबसे पहले होगा कोई राजा, अब राजा ही आपका कोई महाराजा बनता होगा, और महाराजा अधिराज, और फिर महाराजा। ठीक है, तो ये बनता होगा महाराज। ये आपका राजा हो गया, ये महाराज हो गया, अधिराज हो गया, और महाराजा, यानी कि सबसे बड़ा होता होगा आपका महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वों की सूची से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरे पड़े हैं। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलती है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है कि उसकी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार में कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में, ध्यान दीजिए, बड़े ही फेमस कवि रहे हैं उस समय के। आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट जैसा कवि हर्षवर्धन के शासनकाल के अंतर रहा, जिसने हर्षचरित्र को लिखा। हेनसांग जैसे आपके विद्वान जो चीनी यात्री थे, वो भी हर्षवर्धन के समय में ही भारत की यात्रा की थी। अब देखिए चीनी यात्री सेवयांग, जिसने तुम्हें चैप्टर 9 में पढ़ा था, काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहा। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत रूप से आपका क्या किया, उसका वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली, उनकी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी कि जितनी भी उनको सफलता मिल रही थी, वो सर्वाधिक सफलता आपकी कहाँ थी बच्चों, आपको ध्यान देना है। वो सर्वाधिक सफलता उनको वहाँ थी जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब उन्हें नरेश चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। ठीक है,
तो यानी कि किस तरह से समुद्रगुप्त की तरह भी हर्षवर्धन एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे, आपने पढ़ा। और जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में हमने पूरा हर्षवर्धन के विषय में बहुत अच्छे से, बहुत बड़े रूप में जानकारी लेकर हमने इसको पूरे को बहुत अच्छे से इसको पढ़ा और उसको जाना और उसको सीखा है। ठीक है, अब आगे देखिए। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन तथा बंगाल नर्मदा तक गया हो तो आज के किन किन राज्यों से गुजरा होगा। आइए आगे बात करते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की बसतियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। कहाँ तक था बच्चों? ध्यान देना है, जो आपके पल्लव थे, जो आपके पल्लवों का जो राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, और उनका क्षेत्र उनके आसपास से लेकर जो कावेरी नदी का जो आपका डेल्टा था, उस डेल्टा के क्षेत्र तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था। और कह रहे हैं जो आपके चालुक्य थे, जो उनका साम्राज्य था वो कृष्णा और जो आपकी तुंगभद्रा नदी है, उस तुंगभद्रा नदी तक ये फैला हुआ था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाते थे जो समृद्ध शहर थे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पल्लव और चालुक्य थे, ये एक दूसरे की जो सीमा थे, उन सीमा पर ये आक्रमण करने की कोशिश करते थे, उनको अतिक्रमण करने की यानी कि उनको कब्जाने की कोशिश करते थे। और जब भी ये इनका मान लीजिए अटैक हुआ, लड़ाई हुआ, ये हमेशा क्या करते थे बच्चों, जो समृद्ध शहर थे, उन समृद्ध शहरों को ही अपना अटैक के रूप में जो निशाना था वो उनको बनाते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें से उनके पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। कह रहे जो आपका पुलकेशिन जो आपका द्वितीय है, वो बताता है कि जो उसको साम्राज्य मिला है वो उसके चाचा से ही उसको मिला है। ठीक। रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तट इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्हें हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। हर्ष का अर्थ है आनंद। देखिए, हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ थे, मगर पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम्हें कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? कह रहे वो कौन कौन से ऐसे शासक थे जो आपका तटों पर अन्य आपका जो था शासन करना चाहते थे? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? कह रहे जो ऐसे राज्य थे, चाहे आपका हर्षवर्धन का हो, क्लियर है, चाहे समुद्रगुप्त का हो, चाहे पल्लवों का हो, चाहे चालुक्य का हो, चाहे बादामियों का हो, जो इनका शासन था वो कैसे और किस प्रकार चलता था, थोड़ा हमें इसको देखने की क्या है आवश्यकता है। देखिए, समझिए थोड़ा सा इसको और जानिए।
पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए महत्वपूर्ण कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। कह रहे कि कुछ ऐसी चीज थी जो कर था, जो टैक्स के रूप में जो चीज लेते थे, वो कर आपका महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी, यानी कि जो आपका प्रशासन है, अगर उसके हम प्राथमिक इकाई की बात करें तो वो प्राथमिक जो आपका यूनिट थी, इकाई थी, वो थी गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पर पाते थे। जैसे कि कवि हरसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री की तरह एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध तथा शांति के विषय के भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी के मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थकवा यानी के व्यापारी के काफिले व नेता, प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थल यानी लिपिक जैसे प्रधान होते थे। ये सारे लोग क्या थे, इसमें आपका रहते थे। इस तरह की नीति कुछ हद तक आपका प्रभावशाली होती थी। कह रहे जो इस तरह की नीति थी वो काफी आपका प्रभावशाली थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे। कह रहे क्या होते थे, कुछ राज्य इतने शक्तिशाली होते थे, लोग जब ये उठक पटक होती थी, उथल पथल होती थी, तो ये अपने आप को बहुत स्टेबल कर लिया करते थे और शक्तिशाली हो जाते। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। बताओ बच्चों, अगर आप कोई पद आनुवंशिक कर दोगे तो आनुवंशिक होने से क्या फायदे हैं और आपका क्या नुकसान, ये आपको बताना होगा। बताओ बच्चों। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पद है, चाहे प्रशासन का हो या शासन का हो, तो अगर कोई पद को आप अगर क्या कर दोगे बच्चों, वंशानुगत कर दोगे, तो जो कुशल व्यक्ति है और योग्य व्यक्ति नहीं आएगा, पहला। फिर उसी में क्या होगा, तानाशाही जैसी प्रवृत्ति होने लगेगी। ठीक, आज जो साम्राज्य की इकाई जिस प्रकार आपके चलती है वो आपका नहीं चलेगी। चलिए बच्चों, तो आज के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि नए साम्राज्य और राज्य आपके किस प्रकार थे। जैसे हम लोग आपका समुद्रगुप्त के बारे में आपका बात कर रहे थे, हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा और पहलवों और चालुक्य के बारे में पढ़ा। हमने कुछ महत्वपूर्ण नगरों को देखा और उनके छोटा जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, उसको हमने जाना, उसको पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को अच्छे से रिवीजन करेंगे और किसी प्रकार कोई डाउट होगा, कोई कमेंट होगा, आप हमसे जरूर पूछेंगे। आप अपना प्रश्न लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये मुंह छुपाकर हंसना बंद कीजिए। चलिए हम चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।